हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे हिस्ट्री का पेपर 2017 में जो आया था। इसके 50 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में मैं डाल दूँगा, और जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम जो हमारा नेट का है उसके अंदर रिपीट होती रहती हैं चीज़ें, और भी एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे ही कई बार आ जाते हैं। तो दोनों लैंग्वेज यहाँ पे मैंने डाल ली है। दोनों लैंग्वेज के अंदर मैं हिंदी में ही करवाऊँगा, लेकिन आप इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे कि जो जो क्वेश्चंस हैं हिंदी में देखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा जो सभ्यता का स्थल है बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। तो बलूचिस्तान के अंदर हम जब देखते हैं इनमें से वन डाबरकोट, सोतकाको, सुतकेंडोर जो भी हैं, ये तीन ही क्या है, ये बलूचिस्तान के अंदर है। जो ये सुरतगोई जो है ये अफ़गानिस्तान के अंदर मिलता है, नहर का प्रमाण मिला है। तो ये भी आप याद रखिए कि यहाँ नहर का साक्ष्य मिलता है। तो इसका जो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे वैदिक नदियाँ हमसे पूछी जाती हैं, बार बार रिपीट होती हैं चीज़ कि वैदिक नदियाँ, इनको मैच करना है, यस इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो याद करके करनी है आपने अच्छे से। तो कुंभा काबुल होती है, पुरुषनी जो रावी नदी है, सदानीरा जो सतलुज को बोलते हैं, सदानीरा गंडक होती है दोस्तों, सतुरी सतलुज को बोलते हैं। तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर बन जाएगा थर्ड। तो नेक्स्ट देखिए थर्ड, गौतम बुद्ध के जो शारीरिक अवशेषों पर निम्न से जो शाक्यों ने कौन सा स्तूप बनवाया था, यानी कि जिसका जो समर्थन है पुरातात्विक साक्ष्य भी करते हैं। तो ये बना था पीपर हवा के अंदर, ये आपने याद रखना है। तो ये यहाँ पे जो स्तूप बना था पीपर हवा के अंदर, ये शाक्यों ने बनवाया था। और इसका क्या है, हमें साक्ष्य ही मिलते हैं, यानी खुदाई के दौरान वहाँ से कुछ अवशेष मिलते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है। तो यहाँ जो सुमेलित नहीं है वह चीज़ देखनी थी कि कौन सा नगर, यानी कि जो उसके प्राचीन नाम है और जो आधुनिक जो टाइम पे उसका नाम है उससे मैचिंग करनी थी। जो पुष्कलावती है उसको चार सद्दा बोलते हैं, साकल को सियालकोट बोलते हैं, ताम्रलिपि को तामलुप ये बंदरगाह है। तो ये विजयपुरी धरणीकोट ये इसका गलत हो जाएगा, यानी कि यही इसका राइट आंसर है और यही हमारा आंसर है इसका। इंग्लिश में आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन जो भी नेक्स्ट हैं, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं आप इनको पॉज करके आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। देखिए 5 नंबर पे निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट हमें पता है कि 13वां शिलालेख है जो इसकी धर्म विजय की हमें जानकारी देता है। और एक अशोक के धर्म के बारे में दोस्तों फेमस ये भी है कि जो इसका धर्म है ये स्वर्ग की प्राप्ति के बारे में यानी कि जानकारी देता है, यानी कि ये इसका धर्म मोक्ष प्राप्ति को ना लेकर स्वर्ग की प्राप्ति के ऊपर इसका फोकस था इसके धर्म का, यानी कि जो भी इसके धर्म के बारे में है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पे शक के विक्रम जो संवत है इनके बीच का जो डिफरेंस कितना है, वो 135 वर्ष इसका डिफरेंस है। थर्ड राइट आंसर है। युद्धों के टकसाल के अंदर थे, तो युद्धे जो थे तो ये कुषाण कालीन थे, यानी कि उसके टाइम के आसपास के टाइम में ही थे ये। जैसे कुरुक्षेत्र का एरिया के आसपास उत्तराखंड वगैरह उस एरिया में थे ये। तो ये रोहतक और सुन्नेत इसका राइट आंसर होगा। ये कई बार क्वेश्चन क्या है, ये हरियाणा एसएससी के अंदर भी ये पूछा गया है और नेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कोई भी चीज़ें हमें कहीं भी देखने को मिल सकती हैं दोस्तों। तो 8 नंबर देखिए निम्नलिखित स्मारकों में से जो हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत जो चैत्याग्रह है कौन सा है। तो ये विस्तृत सबसे है कार्ले का चैत्य है। तो ये हमने अच्छे से कर लेने हैं क्वेश्चन। 9 देखने में से किस स्थान पर कुषाण देवकुल प्राप्त होते हैं जहाँ राजकीय पुरुषों की प्रतिमा रखी जाती थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, यानी कि आज से ये साल पहले भी आया है। तो ये माट में इसके देवकुल प्राप्त होते हैं, माट और एक सुरकोटल एक नाम है, और एक और कुछ नाम है जो मेरे याद नहीं आ रहा अभी, माट सुरकोटल और एक और है कुछ ऐसा नाम। तो ये माट इसका आंसर है। हल की जो प्रतिमा का विशिष्ट लक्षण है यह बलराम के साथ मिलती है।
जो हल है उनके मूर्ति में मिलता है हमेशा। तो महाराष्ट्र में जो नहपान के सिक्के कहाँ से मिलते हैं ये भी याद रखिए, महाराष्ट्र से। तो काल में सुवर्ण और कार्षपण के बीच की जो विनिमय दर थी वो कितनी थी? तो जो ये थी 1:35 दोस्तों, 1:35 इसका राइट आंसर है। ये इंग्लिश में आप देख लीजिए एक बार सारे स्टेटमेंट जो दे रखी हैं ये। और ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट है 12 देखिए, इन कथनों को देखना है और इनका कारण जो दिया गया है सही है नहीं वो देखना है हमें। तो इसके अंदर क्या है कि समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेघ भांति के सिक्के चलाए थे। ये आप दोबारा फिर ये चीज़ याद कर लीजिए कि कई बार तो दोनों ने ही अपने अभिलेखों के अंदर अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था, उनके अभिलेखों के अंदर भी अश्वमेध यज्ञ का जिक्र होता है, दोनों के ही अभिलेख मिले हैं जो भी। तो इसके अंदर क्या है, ए सही है और आर यहाँ गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से जो दक्षिण में शैव जो आचार्य कौन थे? तो ये थे सुंदर मूर्ति, दक्षिण के अंदर थे ये शैव आचार्य। तो इनको भी आपने याद रखना है। जो निम्नलिखित खजुराहो मंदिरों में से कौन से जो मंदिर है संधार शैली के हैं? तो संधार शैली यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर है, यानी कि लक्ष्मण मंदिर और ये चित्रकूट मंदिर, जो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या था, ये जो रचना है और इसका क्या विषय है। तो इनमें जो मैचिंग करनी थी हमें, जो नहीं है सुमेलित में वो देखना था। तो जो वैजयंती है ये शब्दकोश से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और लीलावती ये गणित की पुस्तक है ना कि नाटक की, तो यही इसका राइट आंसर है। और यही इसमें नहीं है। अष्टांग हृदय जो है चिकित्सा से संबंधित है। जो अपराजिक ये परीक्षा है ये स्थापत्य से संबंधित हमें जानकारी देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके टाइम पीरियड्स भी हमें एक बार देख लेने हैं एग्ज़ाम से पहले कि कौन सी किस टाइम में बनी है, यानी कि पुस्तक जो है किस टाइम की है। तो ये हमें देख के चीज़ें जानिए। वह चोल राजा जिसने कटुता मिटाने के लिए श्रीलंका के, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका का उस टाइम पे विजय बाहु था के साथ शांति की स्थापित कर ली और अपनी पुत्री का विवाह एक सिंहली राजकुमार से कर दिया था। तो वह कौन था, कौन सा चोल राजा था वह? तो ये हमें पता है कि कुलतुंग वन था, जिसको करों को माफ़ करने वाला ऐसी उपाधि भी मिली है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इंग्लिश में भी आप एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए जो नेक्स्ट आने वाले हैं, अगर आप में से कोई इंग्लिश से हैं। पोज करके आप इसके आंसर देख सकते हैं जो नेक्स्ट में करवाऊंगा। 17 देखिए, रामायण विषय संबंधित उत्कीर्ण निम्न गुफा से प्राप्त होते हैं। जो रामायण के विषय हैं कौन सी गुफा से प्राप्त होते हैं? तो ये कर्नाटक में जो बादामी की गुफाएं हैं वहाँ से ये प्राप्त होते हैं, रामायण से विषय, रामायण से संबंधित। 18 देखिए, दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्क साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया, राजनीतिक भी बना दिया, प्रशासनिक भी बना दिया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बना दिया। तो यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया। इसे हजरत दिल्ली, राजसी दिल्ली, हजरत दिल्ली या राजसी दिल्ली यह शहर कहा गया। तो यह सुल्तान कौन है? तो यह है इल्तुतमिश। इसके टाइम पीरियड की यहाँ बात हो रही है। हजरत दिल्ली, राजसी दिल्ली, इसके टाइम में इसको बोला जाता था दिल्ली को। तो ये भी आपने याद रखना है। इनमें से कौन सा जो सूफियों के संवाद से संबंधित, यानी कि संवादों का संकलन इसमें नहीं है? तो ये सुरूर उस सुदूर यहाँ नहीं, जो ये सुदूर दिया गया है ये इसका आंसर नहीं है। बाकी ये सभी क्या है, सूफियों के संवाद है। अभी लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 के अंदर जो सितंबर में हुआ था, तो उसके अंदर सेम क्वेश्चन आया था कि सूफियों के संवाद से संबंधित जहांगीर के टाइम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था कि कौन सा ग्रंथ है जो जहांगीर के टाइम में लिखा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो चीज़ें। और ये भी फ़ायदुल फ़वाद, मतलबुल अनवर, खैरुल मजालिस, जो भी चीज़ें हैं ये आप अच्छे से करके जानिए किसने लिखी है। निम्न में से कौन सा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के अनाज मूल्यों के
जो नीति का अधिनियम या जवाबित नहीं है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जवाबित पारित किए थे सुल्तान बनने के बाद, तो उनमें से हमें देखना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुल्तान द्वारा अनाज के मूल्य का निर्धारण ये किया था उसने। राजसी अनाज का अनेक भंडार गृहों में भंडारण करना, ये भी किया था उसने। सहाना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना, ऐसा कुछ नहीं था, तो यही इसका राइट आंसर है जो हमसे नहीं पूछा गया था। तो सहाना की कोई अनुमति की कोई ऐसी वो नहीं थी। हाँ, लेकिन ये था कि वो सिग्नेचर ज़रूर करता था। फोर्थ देखिए जो करेक्ट है इसमें अंदर, क्योंकि कई बार रिपीट हो जाती है कि सूखे के समय अनाज के सस्ते मूल्य को बरकरार रखने के लिए बिना आवश्यकता सिद्ध के किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम अनाज भी खरीदने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो असल क्या था, वहाँ पे आवश्यकता हमें सिद्ध करनी होती थी उस टाइम पे, तभी हमें अनाज मिलता था अकाल वगैरह के टाइम पे। क्योंकि जो भी अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण थे उसकी ये बात यहाँ पे पूछी थी हमसे। इन पुस्तकों में जो भी पुस्तक हैं, भारी वजन उठाने की चरखी का प्रयोग तो किसके अंदर कैपेस्टन का पहली बार यूज़ हुआ था, तो ये सीरत फ़िरोज़ शाही भी इसके अंदर भी इसका जिक्र मिलता है, और अफ़ीक की तारीख़ फ़िरोज़ शाही। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कई बार हम बर्नी कर देंगे, लेकिन अफ़ीक और ये सीरत फ़िरोज़ शाही, इनकी दोनों रचनाओं के अंदर ये चीज़ हमें मिलती है। सी और डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देखते चलिए जो इंग्लिश के अंदर है, जो भी क्वेश्चन आप पोज करके उसको पढ़ सकते हैं और फिर उसके आंसर आगे देख के लगा सकते हैं। तो 22 देखिए, इनको सुमेलित करना था, तो ये काफ़ी इजी आया हुआ था उस टाइम पे। अगर हम एक में जैसे कि सिर्फ खाना है, इसको हमें पता है कि इसका अस्पताल बोलते हैं, अगर ऐसे भी हम मैचिंग करते तो भी शायद इसका आंसर लग सकता था। सिर्फ खाना जैसे इसका अस्पताल लगाएंगे तो इसमें आंसर हम कई बार हमें सीधा ही ये मिल जाते हैं, सीधा ही। तो सी के अगर 2 देखते हैं तो सी 2 में यानी कि 4 में दिया गया है, तो डायरेक्ट इसका आंसर लग रहा था। अब सरखेल इसको कनिष्ठ सैन्य अधिकारी बोलते हैं, और शबनवीस जो है इसको बोलते हैं रात्रि लेखक शबनवीस। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने। जो सीहलदार रह गया है वो सशस्त्र सैनिक हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 23 देखिए, सुल्तान जो था गहरी धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। वह अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी पाबंदी से करता था। दिन में 5 बार नमाज अदा करता था और रमज़ान में भी उपवास रखता था। वह उस दौरान मांस नहीं खाता था। सूफियों, विद्वानों और ब्राह्मण पंडितों का आदर करता था और उन्हें भूमि दान देता था। वह राज्य के मामलों में शेखुल इस्लाम की राय लेता था और उलेमा से उसके संबंध मैत्रीपूर्ण थे। तो इस शेखुल इस्लाम की भी वो राय लेता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। तो ये था कश्मीर का जो शासक हुआ है जैनुल आबदीन, जिसको कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है। तो ये याद रखिए इसके बारे में चीज़ें जो दी गई हैं ऊपर। तो मेवाड़ के जो शासक हैं इनका कालानुक्रम लगाना था। तो सबसे पहले आएगा जो राणा कुंभा आएगा, उसके बाद जो आएंगे वो आएंगे राणा उदय, और जो थर्ड पे आएंगे वो आएंगे रायमल, और राणा सांगा आएंगे लास्ट में, यानी कि इसका आंसर 2 है। और इंग्लिश में आप क्वेश्चन देखिए 25 देखिए, इनमें से किस सूफी ने अपने रुशदनामा, जो रुशदनामा ग्रंथ है ये अब्दुल ये कुदूस गंगोही का है, काफ़ी ये भी याद रखिए इसको। और उन्होंने क्या किया था, इस ग्रंथ के अंदर श्री गोरख अलख निरंजन ओंकार का जिक्र किया है, यानी कि नाथ पंथ का इनके ऊपर प्रभाव था, नाथ पंथ का प्रभाव इनके ऊपर था। ये याद रखिए आप इनके बारे में। 26 देखिए, कथन देखने हैं। मध्यकाल में यूनानी पुस्तकों को अरबी अनुवाद के माध्यम से समझा गया। टालमी और गैलेने खगोल विज्ञान और औषधि विज्ञान के प्रमुख विशेषज्ञ बने रहे। तो ये तो जो फैक्ट दिया गया है ये तो कथन जो सही है। टॉमस रो ने लिखा है कि मुग़ल दरबार के मुस्लिम मौलाओं को दर्शन शास्त्र और गणित का ज्ञान था और वे महान ज्योतिषी हैं और अरस्तु, यूक्लिड और एवरोस के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। और RA की सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन दोनों सही ज़रूर हैं, लेकिन व्याख्या क्योंकि
हम देख ही सकते हैं कि पहले कथन में जिक्र कुछ और हो रहा है, लेकिन आगे क्या है, कुछ और बताया जा रहा है। तो ये चीज़ें दोनों सही हैं, लेकिन अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर रही दोनों ये। 27 देखिए, मध्यकाल में मदरसे मुख्य रूप से मुस्लिम धर्मशास्त्र और इसके विशाल साहित्य से संबंध रहे हैं। ये तो हमें पता ही है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि मदरसे के अंदर ही मुस्लिम धर्मशास्त्र और इनका साहित्य वगैरह इसके ऊपर बात होती रहती है, यानी कि ये पढ़ाते भी वही हैं। तो कारण देखिए, यहाँ पे हम क्योंकि लगा के देख सकते हैं कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि सेटिस्फाई करेगा या नहीं। तो अधिकांश उच्च शिक्षा से संबंधित जो मदरसों के बाहर शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो प्राय अपने व्यक्तिगत प्रमाण पत्र देते, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मदरसों के बाहर ऐसा कोई भी व्यक्तिगत प्रमाण पत्र मिलता ही नहीं था। तो ये बिल्कुल गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। 3 इसका राइट आंसर है। भारत और उज्बेकिस्तान के कौन से 2 शासक मक्का और मदीना की यहाँ बात हुई है कि पवित्र क्षेत्रों की ओर जाने वाले रास्तों को विजित करने हेतु सहमत हुए। यानी कि जो भी रास्ते मक्का और मदीना की तरफ जाते हैं, भारत और उज्बेकिस्तान का एक शासक हुए हैं दोनों, उनकी बात यहाँ पे की गई है कि वो उनको जीतने के लिए सहमत हुए थे। तो वो था जहांगीर और से अब्दुल्ला खां उज्बेक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 ये इंग्लिश के अंदर है, पोज करिए इनको और देखिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में। 29 देखिए, कथन कारण पे आ गए हैं कि सिख धर्मशाला वह स्थान होता था जहाँ सिख बैठते थे और अपने आप को ईश्वर की उपासना में लगाते थे। तो ये बिल्कुल सही है। जब ठग थे सज्जन ने जो ठग था सज्जन ने गुरु अर्जुन के सामने समर्पण किया तो एक धर्मशाला बनवाई गई। ऐसा कुछ नहीं था। तो ए सही है और आर गलत है। यह आदेश दिया गया कि हरम में निवास करने वालों के नामों का उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनके जन्म स्थान, देश, शहर पर आधारित किसी विशेषण के आधार पर उनको नाम उल्लेखित किया जाना चाहिए। उस बादशाह की हमें पहचान करनी है जिसने बेगमों के नाम को सार्वजनिक करने की प्रथा को, यानी कि बेगमों का जो नाम है उनको सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। तो ये था अकबर जिसने ऐसा कार्य किया था। और रामदासी जो थे मराठों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे वो भी रामदासी पंथ के रामदास जी थे। जो शिवाजी के गुरु थे वो भी रामदास उनका नाम था। और जो रामदासी जो थे ये अपने आप को दास पुकारते थे, यानी कि दास पीछे लगाते थे, और ये राम के भगत थे। ये अपने याद रखना है। रामदासी पंथ पूरी तरह से क्या था, ब्राह्मणों से मिलकर बना था। ये भी यहाँ पे सही है, यानी कि इसके अंदर ब्राह्मणों का ही वर्चस्व था जो रामदासी पंथ था। लेकिन इसके बारे में जो सही नहीं है कि रामदासियों का जो पारंपरिक जो लक्षण था उनकी गैर राजनीतिक अभिवृत्ति थी। ये यहाँ पे गलत दिया गया है और यही आंसर पूछा गया है नहीं में। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो राजनीति में पूरा भाग लेते थे। जैसे कि रामदास जो थे शिवाजी के जाति में गुरु थे, तो उनको समय समय पर क्या थे बताते रहते थे कि राजनीति में आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। उनका मार्गदर्शन वो करते रहते थे राजनीति के अंदर भी। 32 देखिए, नृत्य में से जो दस्तावेज उनको सम्मेल करना है, याददाश्त में थर्ड आ जाएगा ज्ञापन, याददाश्त में ज्ञापन आ जाएगा। और जो तालिका है उसके अंदर आ जाएगा 4, यानी कि संक्षिप्त दस्तावेज। और पट्टा हम जानते हैं कि इसके अंदर आएगा भूमि संबंधी जो ये प्रलेख वगैरह हक इसके अंदर आ जाएगा। और कबूलियत डी का हो जाएगा 1, अपने राजस्व संबंधी जिम्मेदारी के बारे में किसानों द्वारा स्वीकार किया जाने वाला प्रलेख। तो ये इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश में दोस्तों, आगे हिंदी में आएंगे। तो 33 देखिए, नियम है कि कृपा पात्र नौकर अपने दाहिने हाथ के पश्च भाग को जमीन पर रखकर और धीरे धीरे उठाता है। व्यक्ति के सीधे खड़े होने पर वह अपनी हाथ की हथेली को अपने सिर के मध्य भाग पर रखता है। जो फजल है ये किसके बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहा है, दंडवत प्रणाम की कौन सी विधि को इंगित कर रहा है? तो ये तस्लीम है जो शाहजहाँ द्वारा 1636 में चलाई गई थी। तस्लीम का ये यहाँ जिक्र कर रहा है। सिजदा और पैबोस जो थी वो तो बलबन के टाइम में थी। और सिजदे और पैबोस को ना जो औरंगज़ेब है वो बंद करवा देता है। 34 देखिए, निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन से चित्रकार खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं?
तो ये थे सी और डी, यानी केशवदास और बसवान दोनों ऐसे थे कि जो अपनी ही तस्वीर खुद की बना सकते थे। इन घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार रखना है, यानी कि ये कौन सी एसोसिएशन में पहले बनती है, कौन सी बाद में। तो इसमें सबसे पहले जो आएगी दक्कन एजुकेशन आएगी, और फिर आएगी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमें पता है कि 1885, तो ये थर्ड पे, और लीग ये 1800 सॉरी दोस्तों, ये सी लास्ट में आएगी, यानी कि ये फोर्थ पे आएगी। भारतीय जो लीग है ये 1876 में थी, इसलिए ये थर्ड पे आएगी, और ये 1885 यानी कि सबसे लास्ट में आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 दिया गया है। तो दक्कन एजुकेशन 1873 की है शायद, और जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसका टाइम पीरियड मुझे भी सही से याद नहीं है, दोनों का आप एक बार देख लीजिएगा, ए का और बी का, मेरे भी अभी दिमाग में नहीं आ रहा दोस्तों। हिंदू और मुसलमान दोनों सदस्यों वाले, यानी कि जो एक चीज़ याद रखिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्य थे इसके अंदर। द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्य थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पे। हमें इस चीज़ का पता है कि इसके अंदर 1888 में ये अहमद खान द्वारा चलाई गई थी, लेकिन ये चीज़ याद रखने की है कि हिंदू और मुस्लिम इसके सदस्य थे। यह आपने याद रखना अच्छे से। जो प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम है ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1904 में आया था, यानी कि इसके अंदर क्या था, जो प्राचीन जो स्मारक है उनको सुरक्षित रखना था, ये कर्जन लेके आया था ये बिल। तो 38 देखने अधिनियम में से किसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया, यानी कि महिलाओं के मतदान करने के अनुपात को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था, और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीट दी गई थी। तो ये 1935 का अधिनियम था जिसके अंदर उनका रेशो बढ़ा दिया गया था, और विधानसभा में भी उनको आरक्षित सीट दी गई थी। ये भी आपने अच्छे से याद रखना है कि विधानसभा के अंदर आरक्षित सीट दी जाने वाली जो अधिनियम था वो 1935 का था। निम्नलिखित से सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम जो कुलाधिपति कौन बने, यानी कौन थे, तो वो सर तेज बहादुर सप्रू थे। तो ये सर्वप्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने थे, कुलाधिपति बने थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये इंग्लिश में है थोड़े। आगे नेक्स्ट वाले 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से 1936 के जो बॉम्बे जो घोषणा पत्र था उसके जो हस्ताक्षरकर्ता थे वो कौन कौन थे। तो A.D. श्रॉफ का हमें पता है कि ये थे, और पुरुषोत्तम जो ठाकुर दास थे ये भी थे। तो A और B इसमें आ जाएंगे, और हस्ताक्षरकर्ता में सिर्फ ये 2 आएंगे, लेकिन ये भी इसके अंदर जैसे कि इनका एक वो हुआ था सम्मेलन वगैरह जिसको कुछ नाम है उसका, तो उसमें ये चार के चार थे। तो ये भी आप एक बार कंफर्म करें। A और B इसका राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और गुंटूर इसका एक ज़िला जिसके अंदर आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था। तो वो आंदोलन था नाई काड़ा आंदोलन, इसका नाम आपने याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन। 42 देखिए, अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली जो पुस्तक है कुली काहिनी का लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है द्वारकानाथ गांगुली है कुली काहिनी का लेखक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये निभाई थी लोकमान्य तिलक ने। इनका नाम इम्पोर्टेंट है। एनी बेसेंट भी उसके अंदर थी, लेकिन जो आंसर आया है वो लोकमान्य तिलक आया है, लेकिन इसका आंसर दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल NTA या UGC थी उस टाइम जो एग्ज़ाम लेती थी, तो उसने इसका लोकमान्य तिलक आंसर दिया था। 44 देखिए, ये राजनीतिक संगठन है और इनके वर्ष दिए गए हैं, इनको आपस में हमें मिलाना है। तो इंडियन जो एसोसिएशन है उसका टाइम जो 1867 रहेगा। मद्रास महाजन जो सभा है
उसका टाइम पीरियड रहेगा 1876। पूना सार्वजनिक सभा का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1884। और द बॉम्बे जो एसोसिएशन है ये 1852। दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है नेट के लिए, बहुत ज़्यादा, ये हर बार आता है, हर बार। लिख के ले लीजिए, इसमें से 2 पक्का आ जाएंगे नेक्स्ट टाइम भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेट के लिए, क्योंकि मैंने जितने एग्ज़ाम देखे हैं सबके अंदर ये क्वेश्चन आता है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा इसके हिसाब से। और ये बहुत बहुत ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत, ये आप याद रखिए। 45 जैसे इंग्लिश में आप इनको देख सकते हैं क्वेश्चंस को, इंग्लिश के अंदर भी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं इंग्लिश के हैं। 45 देखिए, भारत में सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के प्रवेश में वृद्धि करने के बाद अपने राजनीतिक रूढ़िवाद के हिस्से का उखाड़ फेंका। तो ये यहाँ पे कोटेशन जो दी गई है ये बिल्कुल राइट दी गई है, क्योंकि क्या था कि महिलाओं को राजनीति में काफ़ी अधिकार मिल गए थे अंग्रेज़ों के टाइम में। और आगे जो तर्क दिया गया है वह है क्या है कि यदि शक्ति का अर्थ पाश्विक शक्ति है तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं वास्तव में कम पाश्विक है। यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति है तो महिलाएं अमापनीय रूप से पुरुषों से श्रेष्ठ है। तो ये यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, यानी कि सही व्याख्या कर रहा है ये। तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1880 में आरंभ हुई जो ये क्या है दिया गया, जो स्टैच्यूरी सिविल सर्विस के बारे में क्या सही नहीं है। स्टैच्यूरी सिविल सर्विस तो ये 1880 में आरंभ हुई थी, ये भी आपने याद रखना है कि 1880 के अंदर स्टैच्यूरी सिविल सर्विस आरंभ हुई थी। तो इसके बारे में जो सही है पहले वो देखते हैं कि नियुक्तियां सामान्यतः अच्छे एवं सामाजिक स्थिति के परिवारों के युवाओं के लिए सीमित थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये सीमित थी, यानी कि अच्छे परिवारों के लिए, और जो सामाजिक स्थिति में अच्छे थे यानी कि पैसे वाले थे उनके लिए, अभिजात वर्ग के लिए। द सेकंड देखिए, इस सेवा का अनुपात एक वर्ष में नियुक्त प्रस्विदा सिविल सेवकों की कुल संख्या के 1/6 से अधिक नहीं हो। तो ये भी बिल्कुल सही है। यह सेवा पूर्णता का घटक प्रदान करती थी और भारतीयों के उच्च पदों पर नियोजन के दावों के साथ न्याय करती थी। तो ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, इसका राइट आंसर है। इस सेवा के लिए नियुक्तियाँ मनोन्या द्वारा होती थी। तो ये ऐसा नहीं है कि मनोन्या द्वारा होती थी। 47 देखने में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित गुट निरपेक्षता का उद्देश्य, जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित गुट निरपेक्षता का उद्देश्य नहीं था। तो उद्देश्य देख लेते हैं। यह शीत युद्ध और उससे संबंध सैन्य समझौतों के संबंध में था, बिल्कुल सही है। यह उपनिवेशवाद की दुष्ट शक्तियों नस्लवाद के दमन के विरोध में था, बिल्कुल सही है। यह विश्व शांति के प्रोत्साहन शस्त्रीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में था, बिल्कुल तीनों करेक्ट लग रहे हैं। और जो 4 ही इसका गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य यूएसएस और यूएसएसआर का सामना करने के लिए तीसरी शक्ति के निर्माण का था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों, ये तीसरी शक्ति बनना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य एक ही था कि ये उपनिवेशवाद का विरोध करें, ये मेन इसका ओरिजिन था। नासिर, टीटो और नेहरू मेन थे। बेलग्रेड में इसका सम्मेलन हुआ था 1961 के अंदर, 63 के अंदर। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने। बुक्स दी गई हैं उनको मैच करना है। EH कार्के में पता है व्हाट इज़ हिस्ट्री है, बिल्कुल डायरेक्ट इसके बारे में सभी को पता होगा। तो ए में 2 देखते हैं किस किस में है। तो इसका सीधा ही आंसर यहाँ पे लग रहा है 2 में दिया गया है। तो 4 इसका वैसे राइट आंसर है। मार्क ब्लॉक का हमें पता है कि इसकी जो है हिस्टोरियंस क्राफ्ट बुक है, हिस्टोरियन क्राफ्ट। और जो WH वॉल्स हैं इनकी जो बुक है ये है इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री वॉल्स की है। हर्बर्ट बटरफील्ड, जो ये बटरफील्ड है, इनकी है विग इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये 4 की 4 बुक्स। एक बुक्स तो इनमें से क्या होता है कि हर बार एक आ जाती है मैचिंग में। तो अगर हम ऐसी चीज़ों को याद करते चले जाएं तो हमें इजी हो जाता है चीज़ों को याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंग्लिश में है, थोड़ा आप इनको देख लीजिए। अगर 2 क्वेश्चन रहते हैं जो ये 450 हैं इसके अंदर। निम्न में से किस वर्ष वारसा समझौता के देशों और नाटो के बीच यह घोषणा करते हुए कि अब वह शत्रु नहीं रहे शीत युद्ध की समाप्ति को प्रकट करती संधि की गई। तो ये 1991 के अंदर हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये याद रखिए कि वारसा समझौता
और नीटो के बीच ग्रुप थे ये, नीटो और वारसा। तो इनके बारे में आप देख लीजिएगा थोड़ा। और ये भी बुक्स आई हुई हैं, इनको भी हमें मैचिंग करना है। तो जीपी गुच और इनकी जो बुक्स आई हैं जीपी गुच और कॉलिंगवुड की द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, तो ये कॉलिंगवुड की है आइडिया ऑफ हिस्ट्री कॉलिंगवुड। यानी कि डी का 3 देखते हैं, डी का 3 और स्प्लेंगर और जीपी गुच डिक्लाइन ऑफ ऑल ऑफ द रोमन एम्पायर। दोस्तों मुझे भी इसमें डाउट है क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसको खुद देख लीजिएगा एक बार सारी मैचिंग को। लेकिन मुझे जो डी का 3 लग रहा है और डी का 3 लगते ही इसका 4 आंसर मेरे हिसाब से है। लेकिन आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि मैंने इस चीज़ को अभी देखा नहीं है। मैं इसको नेक्स्ट जो पेपर डालूँगा उसके अंदर क्लियर कर दूँगा इस चीज़ को। तो आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों, ये आप खुद इसको एक बार नेट से सर्च कीजिए। दोस्तों ये वीडियो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।